हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो हम यूपीएससी जीएसटी में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है वाणिज्य कॉमर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, नैतिक अथवा मूल्य निर्धारण संबंधित है। तो आपको बताना है कि नैतिक अथवा मूल्य निर्धारण किससे संबंधित है। क्या वो सामान्य अर्थशास्त्र से संबंधित है, कि आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है, कि धनात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। तो सूर्य की किरणों को ऑप्शन पहला है आपका, दूसरा ऑप्शन माँ का मातृत्व है, तीसरा ऑप्शन एक पेड़ की छाया की आभूषण को। तो अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है, किसे धन माना जाता है, सूर्य की किरणों को माना जाता है, कि माँ का मातृत्व को माना जाता है, कि एक पेड़ की छाया को, कि आभूषण को। तो इसका आंसर आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था में धन आभूषण को माना जाता है, इन तीनों में से किसी को नहीं। आपका सूर्य किरण तो पूरा ही पूरा गलत हो जाएगा, और एक पेड़ की छाया, तो ये भी तीनों आपके पूरे बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, आभूषण को अर्थव्यवस्था का धन माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो आपको बताना कि स्टेटमेंट किसने दी है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। क्या ये एडम स्मिथ ने कहा है, क्या ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, क्या ये जे.एस. मिल ने कहा है, कि मार्शल ने कहा है। तो ये रहे आपके चारों ऑप्शन, आपको सही उत्तर बताना है। इन चारों में से ये किसका स्टेटमेंट है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मार्शल ने स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है मार्शल ने स्टेटमेंट है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। आपका थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन नंबर डी मार्शल हो जाएगा, ये मार्शल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, कि धन का। इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन किसका करता है, व्यक्ति का करता है, कि समाज का करता है, कि राष्ट्र का करता है, कि धन का करता है। तो चौथे का सही आंसर होगा, आपको बताना है क्या होगा चौथे का आंसर। तो चौथे का भी सही आंसर होगा, धन का करता है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है, ना कि समाज का, ना ही राष्ट्र का, और ना ही व्यक्ति का अध्ययन करता है। चौथे का आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। क्या मार्शल को कहा जाता है, रॉबिन्सन को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, इनमें से किसी कोई नहीं। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर छठा, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में किस परिभाषा के लिए उसे गणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। तो छठे का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन किया जाता है, ना ही वृद्धि का, ना ही सीमितता का, और ना ही कल्याण का। छठे का डी ऑप्शन सही होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा। भूमि को जोतना, मित्रों के बीच में गाना गाना, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, या प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाता है। भूमि को जोतना, मित्रों के बीच में गाना गाना, कि एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, या प्रसन्नता के लिए चित्र बनाना। तो सातवें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमि को जोतना। भूमि को जब जोतेंगे तो उससे फसल होगी, फसल को बाजार में बेचेंगे, बाजार में बेचने पे धन आएगा, वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। और ये बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं,
उत्पादन का अभिप्राय किससे है? वस्तुओं का उत्पादन से, सेवाओं के उत्पादन से, उपयोगिता के सृजन से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना कि उत्पादन का अभिप्राय किससे है? वस्तुओं के उत्पादन से, सेवाओं के उत्पादन से, कि उपयोगिता के सृजन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने दिया था? तो ये आपको स्टेटमेंट बतानी है कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? कार्लडोर ने, पीगू ने, रॉबिन्सन ने, कि सैमुअल्सन ने? तो इसका 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्सन ने। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्सन की परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। एडम स्मिथ की परिभाषा की, मार्शल की, रॉबिन्स की परिभाषा, इनमें से किसी की नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आपके 10वें का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित किससे संबंधित है? जॉन रॉबिन्सन से है, कि जे ई मीड से है, कि डेविड रिकार्डो से है, कि जे एम कीन से है? तो 11वें का आपको सही आंसर बताना है कि आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जॉन रॉबिन से संबंधित है क्या? जे ई मीड से संबंधित है, डेविड रिकार्डो से संबंधित है, कि जे एम कीन से संबंधित है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, आपका बताना है आपको 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो से संबंधित है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? आपको बताना है इनमें, इन चारों ऑप्शन में कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है। जे एस मिल नहीं है क्या? जे बी से नहीं है क्या? एडम स्मिथ नहीं है, कि जे एम कीन्स नहीं है? तो 12वें का सही आंसर आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है। क्या वो जे एस मिल नहीं है, क्या वो जे बी से नहीं, कि एडम स्मिथ नहीं, कि जे एम कीन्स नहीं है? तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे एम कीन्स अर्थशास्त्री नहीं है, बाकी तीनों अर्थशास्त्री हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किसने की है? सुपीटर द्वारा की है, सैमुअल्सन द्वारा, या रॉबिन्स के द्वारा, कि हिक्स के द्वारा? आपको 13वें नंबर का आंसर बताना है कि ये विकास केंद्रित परिभाषा किसने किसने प्रतिपादित की है। तो इसका 13वें नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल्सन ने के द्वारा की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या 14 नंबर क्वेश्चन? साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? आपको बताना, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? क्या वो पीगू ने दी है, कि मार्शल ने दी है, कि रिकार्डो ने दी है, कि जे एस मिल ने दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीगू ने साम्य फर्म की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आपका क्या कह रहा है? एक सिद्धांत है, वो आपको बताना है एक सिद्धांत किससे संबंधित है। एक मान्यता है, कि या एक यदि तब प्रतिस्थापना है, या एक परिकल्पना, या एक प्रमाणक परिकल्पना है? तो 15 का हमको बताना कि सिद्धांत क्या है। एक मान्यता है, क्या वो एक यदि तब प्रस्तावना है, या एक परिकल्पना है, कि एक प्रमाणक परिकल्पना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रमाणक परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? एक यदि सीधी मांग रेखा एक वृक्क रेखीय मांग वृक्क को स्पर्श करती है, तो दोनों मांग वृक्कों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या वो एक होंगी, भिन्न होंगी? या तो एक होंगी या भिन्न होंगी, या स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है? इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वृक्क रेखीय मांग वृक्क को स्पर्श करती है, तो दोनों मांग वृक्कों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक होंगी। क्या वो एक होंगी, क्या भिन्न होंगी? या तो एक होगी या तो भिन्न होंगी, या स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक होंगी। इसका देख लेते हैं, इसका चित्र कैसे बनेगा।
ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि एक वृत्तीय रेखा पर साम्य बिंदु में रेखीय वृत्त को स्पर्श करती है तो मांग कैसी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एक होंगी, सब आपस में मिलेंगी। ये आपका यहाँ प्राइस रहेगा, यहाँ आपकी मांग रहेगी, तो एक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 16 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट आपको बताने की अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। मार्शल का स्टेटमेंट है कि ये रॉबिन्स का स्टेटमेंट कि एडम स्मिथ का कि जे.के. मेहता का है? तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ये रॉबिन्स पे चला जाएगा। रॉबिन्स सही होंगे। इन्होंने रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान कहा है, अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। आर्थिक सिद्धांत में स्टेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। मांग व पूर्ति समान है, अन्य बातें स्थिर हैं, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, लागत और आगम स्थिर है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य बातें स्थिर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है, क्या सैद्धांतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है, कि वर्णनात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है, कि विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है जो तथ्यों पर आधारित होता है। तो इसका 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है। मकर जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति पे प्राप्त होगी? मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर पूर्ति की लोच। ऑप्शन नंबर बी है आपका मांग आधिक्य तथा मांग की लोच लेस देन पूर्ति की लोच, या पूर्ति आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर पूर्ति की लोच, या पूर्ति आधिक्य तथा मांग की लोच लेस देन पूर्ति की लोच। तो इन चारों ऑप्शन में 20 को आपको बताना है कि मकर जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति पर प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि मांग वृत्त का ढाल पूर्ति वृत्त के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी स्थायी होगी, कि ऑप्शन नंबर बी है आपका अस्थायी होगी, कि स्थैतिक होगी, कि प्रावैगिक होगी? तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आर्थिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मस्तियन दृष्टिकोण कहते हैं, या मार्शियलन दृष्टिकोण कहते हैं, कि लियोन वाल्सन दृष्टिकोण कहते हैं, कि स्टेगलर दृष्टिकोण कहते हैं? तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना। माल्थियन दृष्टिकोण कहते हैं, कि मार्शियन दृष्टिकोण कहते हैं, कि लियोन वाल्सन दृष्टिकोण कहते हैं, कि स्टेगलर दृष्टिकोण कहते हैं? तो 22 नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शियन दृष्टिकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किसने किया था? वालरस ने किया था, कि मार्शल ने किया था, कि पीगू ने, या कि ऑप्शन डी आपका कीन्स ने? इन चारों में से आपको बताना है कि ये जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मार्शल ने प्रतिपादित किया था। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मांग एवं पूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। ऑप्शन है आपके मात्रा संतुलन कीमत का, मात्रा संतुलन मांग का, ऑप्शन सी है मात्रा संतुलन आपूर्ति का, ऑप्शन डी है आपका संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। तो ये आपको बताना है इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मांग एवं पूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी पर के बिंदुओं पर निर्धारण करती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा की मांग है आय मांग, ऑप्शन बी है पूरक मांग, ऑप्शन सी है व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष मांग।
जो मुद्रा की मांग है इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है? आपको बताना आय की मांग से संबंधित है, कि पूरक की मांग से संबंधित है, कि व्युत्पन्न मांग से संबंधित है, कि प्रत्यक्ष मांग से। तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग से मुद्रा की मांग संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रम की मांग कहलाती है, क्या वो प्रत्यक्ष मांग कहलाती है, साधारण मांग कहलाती है, या पूरक मांग कहलाती है, कि व्युत्पन्न मांग कहलाती है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि यह उद्यमी की लाभ की आवश्यकता से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन बी है, यह सरकार की श्रम संबंधी नीति से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी है, इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह दीर्घकालीन प्रत्याशाओं से ज्ञात की जाती है। तो इन 27 के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। जो साधनों की मांगों को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है वह वस्तु का वास्तविक उत्पादन है। ऑप्शन बी है, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक है। ऑप्शन सी, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक है। ऑप्शन डी है, समय के प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है कि समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर बिक्री हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन आपके ये रहे। ऑप्शन नंबर ए कहता है रखा हुआ अंडा। ऑप्शन बी, एक सिरे पर टिकाया गया अंडा। ऑप्शन सी है, भारी पेंदी वाला जहाज। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी पेंदी वाला जहाज। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है भारी पेंदी वाला जहाज। ऑप्शन सी आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का साम्य से अभिप्राय क्या है आपको बताना है कि साम्य से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर परिवर्तनहीनता की स्थिति से है। ऑप्शन बी है, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है, उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। और डी है, ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा साम्य का अभिप्राय सभी इन चीज़ों से है। कौन कौन सी चीज़ें एक बार फिर से देख लेते हैं। साम्य के से अभिप्राय है परिवर्तनहीनता की स्थिति से है, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी कह रहा है, उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। तो ऑप्शन डी 30 नंबर का सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्य कीमत है अधिक अत्यधिक अस्थिर कीमत, अल्पकालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत या राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। तो 31 नंबर का आपको आंसर बताना है कि साम्य कीमत है, क्या वो अत्यधिक अस्थिर कीमत है, क्या वो अल्पकालीन कीमत है, कि वह दीर्घकालीन कीमत है, कि राज्य द्वारा निर्धारित कीमत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन कीमत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर है मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन बी है रैगनर फ्रिस ने। या ऑप्शन सी है जे.एम. कीन्स ने। ऑप्शन डी है ए.एस. पीगू ने। तो यहाँ आपको बताते हैं व्यष्टि को इंग्लिश में माइक्रोस कहते हैं और समष्टि को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं। ये ग्रीक शब्द हैं। जो माइक्रोज का शब्द होता है उसका अर्थ है छोटा, और जो समष्टि है उसका अर्थ होता है बड़ा। इसका अर्थ है छोटा और इसका अर्थ है बड़ा। ये ग्रीक शब्द के हैं। जो समष्टि को माइक्रो कहते हैं और व्यष्टि को माइक्रोस कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। क्या वो मिल्टन फ्रीडमैन है, कि रैगनर फ्रिस है, कि जे.एम. कीन्स है, या ए.एस. पीगू हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैगनर फ्रिस ने इन पदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 33 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्रिक संबंध समाकलन की समस्या से है। ऑप्शन है मार्शल का, विक स्ट्रीट का, या लियोन थीव का। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में किसने कहा है ये। क्या वो मार्शल से संबंधित है, क्या वो बिग स्ट्रीट्स का संबंध है से संबंधित है, क्या लियोन थीव संबंधित में से कोई नहीं। तो 33 नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिग स्ट्रीट से संबंधित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर ए आपके एडम स्मिथ, हेक व मी फ्रीडमैन ने समर्थन किया। ऑप्शन बी एडम स्मिथ या कीन्स और हिक्स ने समर्थन दिया है। ऑप्शन सी है एडम स्मिथ या मार्स या स्ट्रॉमलिन ने संबंधित है। कि ऑप्शन डी कह रहा है एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैलब्रेथ ने समर्थन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गैलब्रेथ ने अर्थशास्त्रियों के समूह के बाजार को समर्थन दिया है, बाजार की व्यवस्था को समर्थन दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया। क्या वो महात्मा गांधी ने दिया है, कि जमशेद काई खुसरो मेहता ने दिया है, कि दादा भाई नेरोजी ने, कि कौटिल्य ने दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेद काई खुसरो मेहता ने दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने किया। आपको बताना है इच्छा विहीनता का सिद्धांत जे के मेहता द्वारा, कि सैमुअल्सन द्वारा, कि जे आर हिक्स द्वारा, कि ए सी पीगू द्वारा। तो इच्छा विहीनता का सिद्धांत आपके जे के मेहता ने प्रस्तुत किया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है। अमेरिकी गणितज्ञ डेंजिंग को, कि रूस के गणितज्ञ कंटोरोविच को, कि प्रोफेसर मार्शल को, कि प्रोफेसर सैमुअल्सन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिकी गणितज्ञ डेंजिंग को। तो ये थे कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल पेपर्स में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।